अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करनी है वीज़ा रिजेक्शन के ऊपर। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स की हुई हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम जब वीज़ा अप्लाई करना है तो कब अप्लाई करना है। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा वीज़ा मिलने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, रिजेक्शन लग जाती है। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि स्टैंप लगा देते हैं, रिजेक्शन स्टैंप होती है, कुछ कंट्रीज़ नहीं लगाते हैं। और बेसिकली ये रिजेक्शन स्टैंप होती भी है या नहीं होती है। और फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ सबसे पहले रिजेक्शन स्टैंप के ऊपर कि क्या होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के बारे में लोगों के जहनों में ख्याल होता है कि ये जो कंट्रीज़ स्टैंप लगा देते हैं ये रिजेक्शन स्टैंप होती है। एक्चुअली ये रिजेक्शन स्टैंप नहीं होती, ये अप्लाइंग स्टैंप होती है जो आपके पासपोर्ट पे लगाई जाती है। उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि आपने इस डेट को इस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई किया। जैसा कि मेरी रिजेक्शन लगी हुई है और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप है साउथ अफ्रीका की, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमने इसका वीज़ा रिजेक्ट किया, बस ये लिखा हुआ है अप्लाइड फॉर, यानी कि इसने अप्लाई किया था RSA रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए। किस डेट को अप्लाई किया था उस डेट का वो डेट लिखी हुई है। ठीक है, ये हम इसको मोस्टली रिजेक्शन स्टैंप कह देते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब तुर्की का वीज़ा लगता है, तुर्की वीज़ा को अगर आप देखते हो उसके पेपर को, उसके नीचे एक और स्टैंप लगी होती है, वो भी अप्लाइंग स्टैंप होती है। अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है तो वो अप्लाइंग स्टैंप वैसे ही रहने देते हैं। अगर वीज़ा अप्रूव्ड होता है तो उस स्टैंप के ऊपर वीज़ा पेस्ट कर दिया जाता है। अपने वीज़ा को जिन दोस्तों के तुर्की के वीज़ा लगे हुए हैं, मोस्टली ऐसा है, हर बंदे का नहीं लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा है कि जिनके तुर्की के वीज़ा लगे हुए हैं, वो अपने उस पेज के पीछे देखें और ज़रा सा लाइट में जाके देखेंगे तो उसके नीचे एक स्टैंप लगी होगी। इसी तरह रशिया वीज़ा का अगर आप देखते हो तो उसके नीचे भी इसी तरह की स्टैंप लगा दी जाती है। वो अप्लाइंग की होती है स्टैंप, वो रिजेक्शन स्टैंप नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, और अगर रिजेक्ट हो जाए क्या मिलता है या वीज़ा या नहीं मिलता, और किस वजह से वीज़े रिजेक्ट होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ तो आपने समझ ली कि ये रिजेक्शन स्टैंप अप्लाइंग स्टैंप होती है, ना कि रिजेक्शन। ठीक है, अब बहुत सारे कंट्रीज़ रिजेक्शन स्टैंप नहीं लगाते, बहुत सारे लगा देते हैं। अमेरिका वो नहीं लगाता, जापान लगाता, तुर्की सम टाइम लगाता और सम टाइम नहीं लगाता, और इसके अलावा यूक्रेन की बात करो वो भी लगा देता है। बहुत सारे कंट्रीज़ लगाते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ नहीं लगाते। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ जब आप का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी रीज़न्स दे देते हैं, और कुछ कंट्रीज़ रीज़न नहीं देते हैं। जिन कंट्रीज़ ने रीज़न दे देनी है, आपको पता चल जाना यार मेरी ये रीज़न है, इसको मैं ठीक करके ले आऊँगा और मुझे वीज़ा मिल जाएगा। अब जो कंट्रीज़ बताते ही नहीं है कि भाई क्यों हम वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलाएँ हम। तो सबसे पहले दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट लगता है आपके वीज़ा अप्लाई करने में, तो मेन चीज़ आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वीज़ा बहुत बेस कर रहा होता है, ख़ासकर बड़े कंट्रीज़ लाइक UK का वीज़ा हो गया। अमेरिका तो छोड़ दें, अमेरिका का तो वीज़ा स्टेटस ही और है, उसमें समटाइम तो वीज़ा बैंक स्टेटमेंट देखी भी नहीं जाती है। उसके अलावा अगर कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बड़े बड़े कंट्रीज़ की बात करें, तो इसमें बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब UK का वीज़ा वो 90% 80% तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे बेस कर रहा होता है। जिस बंदे की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट और बड़े तरीके से स्टेटमेंट चल रही होती है तो उसको वीज़ा मिल जाता है UK का, और जिसकी नहीं अच्छी है उसकी रिफ्यूज़ल लगाते हैं और बताते भी हैं कि ये आपने जो ट्रांजैक्शन की है इसकी हमें समझ में नहीं है ये बात, तो इस वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। जब आप UK वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो और जो बैंक स्टेटमेंट लगाते हो, वो बैंक स्टेटमेंट को ओवरऑल पूरा एनालाइज करके बंदे का पता चला लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनी है और क्या है। अब बैंक स्टेटमेंट भी दो तरह की होती है फ्रेंड्स, एक होती है बिजनेस के हवाले से और एक होती है स्टूडेंट्स के हवाले से या फिर जॉब होल्डर के हवाले से। जो बिज़नेस के हवाले से बैंक स्टेटमेंट होती है वो ऑब्वियस बात है कि टोटली डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जो जॉब होल्डर बंदा है। अब वही जब बिज़नेस वाला बंदा अपनी स्टेटमेंट UK वीज़ा में लेकर जाएगा तो बिज़नेस किस तरीके से आपकी स्टेटमेंट बन रही होती है।
कभी पैसे आपकी अकाउंट में आ रहे हैं, कभी निकल रहे हैं, कभी ज़्यादा जा रहे हैं, कभी कम निकल रहे हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। और आपने जब एम्बेसी में बता देना कि यार मेरी इतनी मंथली इनकम है, फलाना फलाना, आप हर चीज़ बता दोगे, और वो जब रिजेक्शन लगाते हैं वो साथ में लिखते हैं कि यार ये जो आपने ट्रांजैक्शन की है ना, इस चीज़ की हमें समझ में नहीं आई ये बात, तो इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अपील की भी ऑप्शंस होती हैं, कुछ कंट्रीज़ अपील की ऑप्शन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। यूके अपील की भी ऑप्शन देता है, आप उसकी जस्टिफिकेशन लेके जाकर अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, जस्टिफिकेशन दो, दोबारा अपील में डालो और बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्यों हुई है। जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने उसकी सारी डिटेल बता रही उन्हें कि ये ट्रांजैक्शंस क्यों हो रही हैं। हर कंट्री नहीं पूछता, ये मैं सिर्फ यूके की एक बात कर रहा हूँ कि यूके में ऐसा होता है। बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये कितनी मैटर कर रही होती है। बैंक स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपका आता है एनटीएन। एनटीएन जो है वहाँ से बंदे का पता चल रहा होता है बंदा करता क्या, जॉब कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है। यहाँ से बंदे का पता चलता है कि ये इसके अपने कंट्रीज़ के साथ कितने अच्छे टाइज़ हैं, कि ये अपने कंट्री के लिए टैक्स पेयर है भी कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, उसके बाद आपका एनटीएन बना हुआ है और आप अपना टैक्स पे कर रहे हो अच्छा, तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बड़े अच्छे होते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो दोस्तों आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आती है। हर किसी कंट्री ने, किसी भी कंट्री का अप्लाई करना हो, किसी भी कंट्री ने ये नहीं रिक्वायर्ड किया हुआ कि हमारी कंट्री आने के लिए बैंक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो बड़े अच्छे चांस होते हैं वीज़ा लगने के। आप ट्रैवलर, जेन्युइन ट्रैवलर शो होते हो। ख़ासकर शेंजन कंट्रीज़ जब आप अप्लाई करते हो, रिफ्यूज़ल लगती है, जिन दोस्तों की रिफ्यूज़ल लगती है वो जानते होंगे कि उसके अंदर एक चीज़ ये भी लिखी होती है कि आपने पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिस वजह से रिफ्यूज़ल मिल रही है आपको। ठीक है, डेनमार्क की रिफ्यूज़ल मैंने देखी थी, एक मेरे दोस्त की लगी थी डेनमार्क की रिफ्यूज़ल, तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई थी कि आप पहले कभी शेंजन ट्रैवल नहीं किए हुए। और भी रिफ्यूज़ल के 13-14 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये भी था। तो ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बना लो। उसके अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसके बाद आता है आपका ट्रैवल प्लान आता है कि आप जाना क्यों चाह रहे हो उस कंट्री के अंदर, और वहाँ पे जाने का मकसद क्या और जाके करोगे क्या, ये मेन चीज़ आ रही होती है। ये आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है उनको, एम्बेसी वालों को, कि भाई मैं आपकी कंट्री में जा रहा हूँ, टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ, इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, क्या एक्टिविटीज़ करूँगा, मैं पहले दिन ये देख रहा हूँ या दूसरे दिन, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो बताओ आप। ठीक है, उसके अलावा आपके दोस्तों ट्रैवल प्लान के बाद आता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। मेन चीज़ आती है कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो है उसमें मिस्टेक्स क्या कर रहे हो आप। बैंक स्टेटमेंट में तो आपने कोई 10-15 लाख रुपए शो करवाया हुआ, और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के अंदर अगर आप लिख रहे हो कि मेरी मंथली इनकम जो बचत है वो 40-50 हज़ार रुपया, मैं इतनी देर से जॉब कर रहा हूँ या इतनी देर से बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वो आपकी दोनों चीज़ें उसमें मिसकॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो आपकी दोनों चीज़ें मैच भी होनी चाहिए कि यार आप बैंक स्टेटमेंट में तो अपने आप को बड़ा अच्छा शो करवा रहे हो, लेकिन जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है उसके अंदर आप सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो अपने बारे में, तो ये भी एक रिफ्यूज़ल की रीज़न बनती है। उसके बाद रीज़न आती हैं दोस्तों होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये भी सम टाइम आपकी रिफ्यूज़ल की रीज़न बनती है। छोटे कंट्रीज़ के लिए तो नहीं, बड़े बड़े कंट्रीज़ के लिए इनकी बन जाती है अक्सर। होटल बुकिंग कुछ कंट्रीज़ कंफर्म मांगते हैं, लाइक अगर साउथ अफ्रीका में जाना है तो साउथ अफ्रीका, उसके लिए ये booking.com से की हुई बुकिंग अक्सर रिफ्यूज़ करते हैं और वीज़ा रिजेक्शन लगती है। अगर आपकी वहाँ पे होटल में बुकिंग है तो साउथ अफ्रीका वाले आपके होटल में कॉल करके अक्सर पूछ लेते हैं कि इस बंदे की बुकिंग है कंफर्म या नहीं है। इसी तरह यूक्रेन या रशियन स्टेट्स, हर रशियन स्टेट की मैं बात नहीं करता हूँ, यूक्रेन की हो गई या फिर बेलारूस की बात करता हूँ, कुछ इस तरह कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा होता हूँ, तो उनकी वो पेड वाउचर मांगते हैं, या तो इनविटेशन लेटर मांग लेते हैं। अगर इनविटेशन लेटर नहीं है आपका, पेड वाउचर मांगते हैं आपके होटल बुकिंग का। अगर वो लगा हुआ है तो वो कंफर्म कर लेंगे
कंफर्म किया ओके है देन तो ठीक है, अदरवाइज़ रिफ्यूज़ल की ये भी एक रीज़न बनती है। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं वो फ़्लाइट रिज़र्वेशन कंफर्म मांगते हैं, ख़ासकर दूसरी कैटेगरी के वीज़ा। वो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फिर लोगों को जो है मिस यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए चलें इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं। कुछ कैटेगरीज़ होती हैं उनके लिए कंफर्म्ड एयर बुकिंग फ़्लाइट रिज़र्वेशन मांगते हैं वो। अगर फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपकी कंफर्म नहीं होती है तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी कुछ कंट्रीज़ कंफर्म्ड और अच्छी मांगते हैं, लाइक डेनमार्क हो गया या फिर अच्छे कंट्रीज़ हो गए। जब वो रिफ्यूज़ल लगाते हैं तो उसके अंदर जो आपकी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस होती है उसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी होती है कि यार ये आपकी सही तरीके से नहीं थी या किसी ऑथेंटिक जो अदारा है उसका वहाँ से आपने नहीं करवाई, इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा। ठीक है, जब ये शेंजन की रिफ्यूज़ल लग के आती है उसके अंदर 13-14 पॉइंट्स अक्सर वो मेंशन कर देते हैं, तो उनके अंदर यही रीज़न्स होती हैं। अब एक और पॉइंट आता है कि वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो कब अगेन अप्लाई करना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ दोस्तों आपको उसी वक्त ऑप्शन देती हैं अपील की कि अगर आपको इख्तलाफ है हमारे डिसीजन से तो आप अपील कर सकते हो, और मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि अगर अपील में जाते हैं तो वीज़ा अगेन रिफ्यूज़ होगा, तो ऐसा नहीं है। अपील की ऑप्शन उन्होंने रखी होती है, अगर आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं वो आप ठीक करके ले आते हो आपको वीज़ा मिल जाता है। लाइक यूके का रिफ्यूज़ल लगी, किस वजह से लगी, आपने उनकी सही एक्सप्लेनेशन दे दी, जस्टिफिकेशन दे दी, आपको वीज़ा मिल जाएगा, अदरवाइज़ वीज़ा रिफ्यूज़ है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ये भी कहते हैं कि भाई आपके सरकमस्टेंस 1-2 दिन के अंदर चेंज नहीं हो सकते, लिहाजा आपको 6 महीने बाद अप्लाई करना पड़ेगा। वो 6 महीने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं? जापान उनमें से एक है दोस्तों, जो स्टैंप लगाते हैं 6 महीने तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसकी रीज़न वो ये कहते हैं कि आपके जो सरकमस्टेंस हैं वो 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर चेंज नहीं होने वाले, जिस वजह से हमने रिफ्यूज़ल लगाई है। 6 महीने का टाइम आपको चाहिए अपने सरकमस्टेंस चेंज करने का, अपने हालात चेंज करने का, फिर अप्लाई करो वीज़ा। अमेरिका है, अमेरिका जिस दिन रिफ्यूज़ल लगाता कहता है अगले दिन ही आप वीज़ा अगेन अप्लाई कर सकते हो। और बेस्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 3 महीने से 6 महीने। मैं बात करता हूँ अगर शेंजन की रिफ्यूज़ल लगती है आप 6 महीने बाद अप्लाई करो। तुर्की की लगती है 3 महीने बाद भी कर सकते हो, 6 महीने बाद भी कर लो, नो इशू। अमेरिका लगती है, अमेरिका अगर रिफ्यूज़ल लगाता है तो दोस्तों आपको खुद एनालाइज़ करना चाहिए क्यों लगाता है। वो रीज़न तो नहीं बताएगा, वो यही कहेगा वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब आपको देखना है क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है? अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। ठीक है, ट्रैवल प्लान नहीं सही दिया आपने, ट्रैवल प्लान नहीं सही तो वो सही करो। तो आपको तकरीबन 6 महीने का ड्यूरेशन लेना चाहिए। और क्या अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, उसी कंट्री का अगेन वीज़ा आप अप्लाई करो तो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों मैं बात करता हूँ अगर आप शेंजन में से किसी कंट्री का रिफ्यूज़ल लगवा रहे हो तो अगेन उसी कंट्री का ही अप्लाई करो। 6 महीने बाद या जब भी अप्लाई करना उसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मिस्टेक्स की। अगर डेनमार्क से रिफ्यूज़ल लगी तो वो फ्रांस एम्बेसी चले गए, वहाँ से लगी स्पेन एम्बेसी, स्पेन से लगी इटली में चले गए। इस तरह मज़ीद रिफ्यूज़ल लगती है। जब एक एम्बेसी के अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, आपका डाटा अपलोड होना है वहाँ पे, तो वो पूरे शेंजन में उन्होंने जो है चला जाएगा, आपके फिंगरप्रिंट्स या जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा डाटा शेयर हो जाता है। जब आपकी रिफ्यूज़ल किसी कंट्री से लगती है तो अगेन उसी कंट्री में, शेंजन की बात करूँ, हर कंट्री की नहीं, उसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन टाइम ड्यूरेशन लेके। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, फिर अप्लाई करो, सरकमस्टेंस चेंज करो, आपको वीज़ा मिल जाएगा। मेरी जो साउथ अफ्रीका की रिफ्यूज़ल लगी थी उसके अंदर 2 चीज़ें उन्होंने लिखी थी। एक तो आपके जो बिज़नेस की ओनरशिप है वो नहीं हमें मिल रही, और सेकंड चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट वो नहीं हुआ। इस वजह से अब आपने यहाँ से सबक सीखना कि आपकी बैंक स्टेटमेंट न्यू नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 6 महीने तक आपकी चली हुई हो बैंक स्टेटमेंट, 3 से 6 महीने तक। मेरी भी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट थी, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट के साथ आप मोस्टली अगर आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाओ वो अच्छा रहता है।
तो आपने देखना भाई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा लो, और आपका जो बिज़नेस है वो भी थोड़ा सा ओल्ड होना चाहिए। नए नए बिज़नेस के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो भी रिफ्यूज़ल ही लगेगी, जैसे मेरी लगी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कर लेना, कोई नई वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।